किसी भी पिता के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात तब होती है जब वो अपनी बेटी को अपने हाथों से ससुराल के लिए विदा करता है। आज के कहानी में एक माता पिता अपनी इकलौती बच्ची का शादी तय कर देते हैं। दरवाजे पे काफ़ी धूमधाम से बारात पहुंचती है। जैसे ही बारात पहुंचती है, सारे के सारे मेहमान बारातियों के आवभगत में लग जाते हैं। तभी इधर दुल्हन के कमरे में दो लड़कियां एंट्री करती है। इससे पहले कि दुल्हन कुछ समझ पाए, उनमें से एक लड़की दुल्हन के शरीर पे तेजाब फेंक देती है। जो शादी पूरे खुशियों के माहौल में झूम रहा था, अचानक गम में तब्दील हो जाता है। पुलिस जब इस घटना की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद दुल्हन रोते हुए अपने पिता से कहती है कि पापा, इसमें मेरी क्या गलती थी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली, और इसी बरेली का एक इलाका आता है छावनी। छावनी इलाके का रहने वाला शंकर सिंह बोहरा, पत्नी का नाम संगीता देवी। शंकर सिंह की एकलौती बेटी अंजना जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो बीटेक की पढ़ाई कर चुकी है। शंकर सिंह अपनी बेटी अंजना की शादी राहुल से तय कर देता है। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। राहुल के पिता का नाम मदन सिंह। शंकर सिंह अपनी बेटी अंजना की शादी 25 नवंबर 2016 को तय करता है। 25 नवंबर 2016 को शंकर सिंह के घर पे बारातियों का आने का इंतजार होने लगता है। सारे मेहमान लगभग घर पे पहुंच चुके थे। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। इधर अंजना भी दुल्हन के पोशाक में बैठकर अपने कमरे में अपने सहेलियों से बातचीत करती है और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच करके मुस्कुरा रही है। रात्रि का जैसे ही 10 बजता है, बारात काफ़ी धूमधाम से दरवाजे पर पहुंचती है। बारात जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, जितने भी मेहमान होते हैं सारे बारातियों के आवभगत में लग जाते हैं। अंजना के कमरे में जितनी उसकी सहेलियां थीं, सब के सब उसके कमरे से बाहर निकल जाती हैं बारात को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही अंजना के कमरे से उसकी सारी सहेलियां बाहर निकलती हैं, अंजना के कमरे में दो लड़कियां एंट्री करती है। जब दोनों लड़कियां अंजना के सामने जाती है, अंजना उन दोनों लड़कियों को पहचान नहीं पाती है। अंजना को लगता है कि शायद ये दोनों लड़कियां भी बारात में आई होगी। तभी उनमें से एक लड़की अंजना से पूछती है कि अंजना, तुम कैसी हो? तुम्हारी शादी हो रही है, तुम खुश तो हो ना? अंजना मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों को जवाब देती है कि मैं आज काफ़ी खुश हूँ। तभी उनमें से एक लड़की अपने तेवर को बदलते हुए कहती है कि ये तुम्हारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। इससे पहले कि अंजना कुछ समझ पाए, उनमें से एक लड़की अंजना के दोनों हाथ पकड़ लेती है और दूसरी लड़की बोतल में लाए हुए तेजाब अंजना के ऊपर में छिड़क देती है और फिर दोनों लड़की मौके से फरार हो जाती है। लेकिन जब मौके से फरार होती है तो अंजना के कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चली जाती है। उस तेजाब से अंजना काफ़ी छटपटाने लगती है। कमरे से बाहर निकलने की जब कोशिश करती है तो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक है। अपने आप को कैसे भी संभाल करके अपने मोबाइल से अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है। रिंग तो जा रहा है, लेकिन उसके पिता शादी में शोरगुल होने की वजह से फ़ोन ही नहीं पिक कर पाते हैं। इसलिए अंजना काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। आखिरकार अंजना की आवाज़ें बाहर मौजूद लोगों के कानों तक पहुंचती है। लोग भागते दौड़ते अंजना के कमरे तक जाते हैं, दरवाज़ा खोल करके एंट्री करते हैं। लेकिन जैसे ही एंट्री करते हैं, अंजना को देख करके सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल अंजना के शरीर पे जो कपड़ा था, तेजाब की वजह से काफ़ी मात्रा में जल चुका था। अंजना भी काफ़ी बेचैनी में छटपटा रही थी। अंजना के पिता जब अपनी बच्ची को इस हालत में देखते हैं, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी बच्ची के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर दिया, वो भी आज शादी के दिन ही। तुरंत ही उसे उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अंजना जब हॉस्पिटल में पहुंचती है, उसकी हालत काफ़ी गंभीर होती है। डॉक्टर वहां से मेडिकल कॉलेज में उसे रेफ़र कर देते हैं। आखिरकार अंजना के पिता उसे लेकर के मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। रात्रि के 2 बज जाता है। उस मेडिकल कॉलेज में अंजना का ट्रीटमेंट होता है। तभी इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में भी दे दी जाती है। पुलिस जब अंजना के घर पे जाती है, उसके कमरे की काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। देखती है कि जहाँ तहाँ तेजाब पड़ा हुआ है और जहाँ भी गिरा है वहाँ के कपड़े को बुरी तरीके से जला चुका है। पुलिस जब कमरे को बारीकी तरीके से मुआयना करती है तो देखती है कि कमरे में एक पर्ची पड़ा हुआ है।
पुलिस जब उस पर्ची को उठाती है तो उस पर्ची पे कुछ चंद लाइनें लिखी हुई थी। पर्ची पे लिखा गया था कि तू मुझे धोखा देकर किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। पुलिस जब इस पर्ची को पढ़ती है तो पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगता है कि ये जरूर प्रेम प्रसंग का मामला है। पुलिस अब इस केस के बारे में छानबीन करने के लिए अंजना से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। तब तक अंजना भी लगभग होश में आ चुकी थी। पुलिस जब अंजना के पास जाती है तो उससे पूछताछ करती है कि यह सब किसने किया और कब किया। अंजना कहती है कि साहब 2 लड़कियां मेरे कमरे में आई थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती उनमें से एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरे लड़की ने मेरे ऊपर तेजाब छिड़क दिया। पुलिस अंजना से पूछताछ करती है कि क्या तुम उन दोनों लड़कियों को पहचानती हो। इस पे अंजना कहती है कि साहब इससे पहले मैंने उन दोनों लड़कियों को कभी नहीं देखा है। पुलिस कहती है कि तुम्हारे कमरे से एक पर्ची मिला है, उस पर्ची पे लिखा है कि तुम मुझे धोखा देकर किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। क्या तुम्हारा किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है? तो अंजना जवाब देती है कि नहीं साहब, मेरा किसी के साथ में कोई लव अफेयर नहीं चल रहा है। पुलिस उसे फिर से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें शादी से पहले किसी ने धमकी दिया था। अंजना कहती है कि नहीं साहब, मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दिया था। आखिरकार पुलिस अंजना के ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। रात्रि का इधर जैसे ही 3 बज जाता है, अंजना जब होश में आती है अपने पिता के बारे में और उस शादी के बारे में सोच सोच करके काफ़ी परेशान होती है। डॉक्टर से कहती है कि क्या डॉक्टर मैं अपने घर जा सकती हूँ और क्या मैं आज ये शादी कर सकती हूँ। इस पर डॉक्टर अंजना से कहते हैं कि अब तुम्हारी हालात भले ही होश में आ चुकी है लेकिन तुम्हारा चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि जिससे तुम्हारा शादी होने वाला है वो लड़का अब तुमसे शादी करेगा? इसे सुन करके अंजना को भी काफ़ी गहरा धक्का लगता है। अंजना अपने पिता से कहती है कि एक बार राहुल से आप बात कीजिए कि क्या वो मुझसे शादी करेगा। अंजना के पिता जा कर के राहुल से पूछताछ करते हैं कि क्या अब भी तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। राहुल जवाब देता है कि मैं अभी भी बारात को लेकर आपके घर पे अंजना का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर अंजना मुझसे शादी करना चाहेगी तो मैं उससे ज़रूर शादी करूँगा। अंजना के पिता जब ये बातें आकर अंजना से बताते हैं, अंजना डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मुझे किसी भी तरीके से घर जाने दीजिए, मैं कैसे भी करके इस शादी का रस्म पूरी कर लूँगी, उसके बाद से फिर से मैं हॉस्पिटल में आ जाऊँगी। आखिरकार अंजना रात्रि के 3 बजे के आसपास अपने घर पे आती है और रात्रि के 3 बजे के आसपास ही उसकी शादी राहुल से होती है। लेकिन शादी हो जाने के बाद अंजना अपने ससुराल नहीं जाती है बल्कि सीधे हॉस्पिटल चली जाती है। इधर पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए अंजना के शादी में जो वीडियोग्राफी हो रहा था उसका फ़ोटो चेक करती है। वीडियोग्राफी जब चेक करती है आखिरकार उस वीडियोग्राफी में वो दोनों लड़कियां दिखाई दे देती है। लेकिन लड़कियों के सामने जैसे ही वीडियो कैमरा ऑन होता है दोनों दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लेती है। दरअसल जब भी कैमरा उनके सामने जाता है अपने आप को वहाँ से छुपाने की कोशिश करती है। दोनों लड़कियों की एक्टिविटी देख करके पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगता है कि ये दोनों लड़कियां वही हैं जिन्होंने अंजना के ऊपर एसिड फेंका है। लेकिन उस वीडियोग्राफी में दोनों लड़कियों का चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है। पुलिस को लगता है कि शायद कोई लड़का है जो अंजना से एक तरफा मोहब्बत करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि अंजना की शादी राहुल से हो। लेकिन पुलिस ये भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर कोई लड़का अंजना से एक तरफा मोहब्बत करता होगा तो वो ये काम खुद करता है, 2 लड़कियों से ये काम क्यों करवाता है, और ये दोनों लड़कियां भी इस काम को करने के लिए आखिरकार तैयार क्यों हो गई। पुलिस इसी दिशा में अपने केस को आगे बढ़ाती है और इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले अंजना के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब अंजना के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है तो उसके CDR में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक जाए। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए अंजना के पति राहुल के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब राहुल के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है तो उस CDR में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पे राहुल पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अनामिका टमटा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनामिका जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो गर्ल हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। पुलिस अनामिका के मोबाइल का लोकेशन भी निकालती है। पुलिस जब अनामिका के मोबाइल का लोकेशन जब निकालती है तो मालूम चलता है कि जिस दिन अंजना की शादी हो रही थी उस दिन का अनामिका का लोकेशन उसके घर का ही दिखा रहा था। इससे पुलिस को अब साफ कंफर्म हो जाता है कि अनामिका भी उस शादी समारोह में शामिल थी। पुलिस अनामिका के ही मोबाइल नंबर के जरिए
उसके कंपनी से उसके आईडी से उसका फ़ोटो निकलवाती है और उस फोटो को जब अंजना को दिखाती है, अंजना जब उस फोटो को देखती है तो फोटो देखकर ही पहचान लेती है और कहती है कि साहब जो 2 लड़कियां आई थी उनमें से एक ये भी थी। पुलिस अब बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि अंजना के ऊपर अनामिका ने ही तेजाब फेंका था। इसीलिए पुलिस गर्ल हॉस्टल जाती है और अनामिका को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, अनामिका भी तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन जैसे ही अपनी सच्चाई कबूल करती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ में जो लड़की आई थी वो कौन थी। इस पे अनामिका जवाब देती है कि साहब वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही बहन शिवांगी है। शिवांगी जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और अनामिका के साथ ही गर्ल हॉस्टल में रहती है। अनामिका के ही तहरीर पर पुलिस शिवांगी को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन अनामिका जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। अनामिका जो कि गर्ल हॉस्टल में रह करके अपनी पढ़ाई कर रही है। अनामिका के पिता का नाम वीरेंद्र टमटा जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आज से ठीक 4 साल पहले अनामिका की मुलाकात राहुल से होती है पढ़ाई के दौरान ही। अनामिका और राहुल जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते अनामिका और राहुल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों अक्सर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और देखते ही देखते लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है। अनामिका जो कि राहुल से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजर जाता है, अनामिका राहुल के साथ अपना जीवन बिताने का सपना देख लेती है। लेकिन इधर राहुल के पिता राहुल की शादी अंजना से तय कर देते हैं। अंजना से जब शादी तय हो जाती है, इस बात की जानकारी अनामिका को मालूम चल जाता है। अनामिका इस शादी का विरोध करती है और राहुल को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये शादी मत करो। लेकिन राहुल अनामिका से कहता है कि जहाँ पे मेरे पिता ने शादी तय किया है मैं मजबूर हूँ, मैं वहीं पे शादी करूँगा। अनामिका राहुल को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल अनामिका की एक भी बात नहीं मानता है। अनामिका को भी अब लगता है कि राहुल अब उससे किसी कीमत पर शादी नहीं करेगा। लेकिन अनामिका जो कि राहुल से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकती है। जब अनामिका को लगता है कि राहुल अब उससे शादी नहीं करेगा, अब उसकी शादी किससे लगी है, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तमाम लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी अनामिका को ना तो ये मालूम चलता है कि राहुल की शादी किससे लगी है और कहाँ पे लगी है, और ना ही ये मालूम चल पाता है कि राहुल की अंजना से शादी कब होने वाली है। इस बात से अनामिका काफ़ी परेशान उठती है, लेकिन अनामिका भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है और आखिरकार इस शादी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए ही राहुल के छोटे भाई कंचन से दोस्ती कर लेती है। कंचन से जब अनामिका की दोस्ती हो जाती है, सोशल मीडिया के जरिए ही राहुल की शादी की तारीख पता कर लेती है। साथ ही साथ ये भी पता कर लेती है कि राहुल की शादी किससे होने वाली है। कंचन अनामिका से बताता है कि 25 नवंबर 2016 को राहुल की शादी अंजना से होने वाली है। जैसे ही अनामिका को मालूम चल जाता है कि राहुल की शादी 25 नवंबर 2016 को अंजना से हो जाएगी, इस बात से अनामिका काफ़ी परेशान उठती है। इस बीच भी अनामिका राहुल को कई बार फ़ोन करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल अपने जिद पे उतर जाता है और कहता है कि मैं शादी सिर्फ़ और सिर्फ अंजना से ही करूँगा। इधर जैसे जैसे शादी का डेट नज़दीक आने लगता है, इस वजह से अनामिका काफ़ी परेशान उठती है। अनामिका चाह कर भी राहुल को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि राहुल से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अनामिका किसी भी तरीके से बस इस शादी को रोकना चाहती थी, लेकिन अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। इसके बावजूद भी अनामिका को लगता है कि अब ये शादी नहीं रुकने वाला है। इसीलिए अब इस शादी को रोकने के लिए अनामिका एक षड्यंत्र बना लेती है और इस षड्यंत्र में अपनी बहन शिवांगी को भी शामिल कर लेती है। अनामिका षड्यंत्र बनाती है कि क्यों ना अंजना को ही बदनाम कर दे और उसके शरीर पे तेजाब फेंक दे, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ जाएगा और फिर राहुल उससे शादी नहीं करेगा और आखिरकार राहुल मजबूर होकर मुझसे शादी कर लेगा। अनामिका इस काम को अंजाम देने के लिए राहुल के शादी के दिन का ही तारीख तय करती है। इधर जैसे ही राहुल बारात लेकर के अंजना के घर पे पहुंचता है, अनामिका भी अपनी बहन को लेकर उस शादी समारोह में शामिल हो जाती है। बारात जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है, सारे मेहमान बारातियों के आवभगत में लग जाते हैं। उधर अंजना के कमरे में भी जितनी भी सहेलियां थीं, बारात को देखने के लिए उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। उस वक्त अनामिका और उसकी बहन शिवांगी को मौका मिल जाता है
उसके कमरे में एंट्री करते हैं। इससे पहले कि अंजना को कुछ समझ में आए, शिवांगी अंजना के दोनों हाथ पकड़ लेती है और अनामिका अपने साथ लाए बोतल में तेजाब को अंजना के ऊपर फेंक देती है और अपने प्लान के तहत ही उस पर्ची को लिखकर भी उसके कमरे में ही फेंक देती है। दरअसल अनामिका को लगता है कि जब पुलिस इस केस की छानबीन करेगी, इस पर्ची को जब पढ़ेगी, लोगों को सच्चाई मालूम चलेगा, जिसकी वजह से अंजना काफ़ी बदनाम हो जाएगी और फिर राहुल उससे शादी नहीं करेगा। वाकई में जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, असलियत जब खास करके अंजना को जब मालूम चलता है, तो अंजना रोते हुए अपने पिता से कहती है कि पापा, इसमें मेरी क्या गलती थी। आखिरकार पुलिस अनामिका और उसकी बहन शिवांगी दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।